शिलोंग से गुवाहाटी आने के बाद शाम बीती नेपाली मंदिर और पलटन बाजार घूमते हुए अगली सुबह की शुरुआत हुई कामाख्या मंदिर के दर्शन के साथ। पलटन बाजार से कामाख्या मंदिर के लिए बाइक वाली टैक्सी का ऐप जो फेयर बता रहा था, उस पर कोई भी राइडर चलने को तैयार नहीं हुआ। 45 की जगह पूरे 100 रुपए लगे। वैसे सफर को शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हिंदी में एक से बढ़कर एक ट्रैवल ब्लॉग हमारी वेबसाइट traveljunoon.com पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं गुवाहाटी के सफर पर। गुवाहाटी छोटा लेकिन घूमने के लिहाज से बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको एक तरफ माँ कामाख्या मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल मिलते हैं तो दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियाँ भी मिलती हैं। हर फ्लेवर मौजूद है यहाँ। शिलोंग की ज़बरदस्त ठंड के मुकाबले यहाँ का मौसम शानदार था। पहाड़ों पर धुंध की चादर और हवाओं ने सुबह को और भी ताज़ा कर दिया। कामाख्या मंदिर पहुंचकर सबसे पहले प्रसाद लिया, बैग और बाकी सामान उसी दुकान पर रख दिया। जब आगे बढ़ा तो पता चला कि यहाँ तो वैक्सीनेशन की रिपोर्ट चेक होगी और फिर दर्शन के लिए पास बनेगा। गुवाहाटी स्टेशन पर पहले ही कोविड को लेकर सख्ती को मैं देख चुका था, लिहाजा यहाँ भी मैं तैयारी के साथ पहुँचा था। आधा घंटा लगा दर्शन की पर्ची बनने में। मैं पहली बार माँ कामाख्या मंदिर जा रहा था तो मन में जिज्ञासा भी बहुत थी। लाइन में लगे तो पूछिए मत, 6 घंटे इसी में बीते, जालियों से मंदिर को देखते देखते। भक्त सही वक्त पर दर्शन कर सकें, इसके लिए मंदिर प्रशासन को सही मायने में काम करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कामाख्या मंदिर के बारे में। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कोई भी शुभ या पवित्र कार्य या किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हालांकि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में महिलाएं मासिक धर्म के वक्त भी जा सकती हैं। कामाख्या मंदिर भारत में देवी शक्ति के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में है। यह गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामाख्या मंदिर देश के 4 महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म का तांत्रिक संप्रदाय कामाख्या मंदिर को खास तौर से भाग्यशाली मानता है, क्योंकि यह महिलाओं को जन्म देने की शक्ति का सम्मान करता है। कैसे मिला मंदिर को उसका नाम? ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के इस्तेमाल से माता सती के शरीर के 51 भाग कर दिए थे। माता सती के शरीर के 51 टुकड़े जहाँ भी गिरे वह स्थल शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा। इस मंदिर में साल भर भक्त आते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहन बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदन देउल, अम्बुवासी और मनसा पूजा के दौरान इसका विशेष महत्व है। कामाख्या मंदिर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। मंदिर के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ से एक नाली भी जाती है। आषाढ़ के महीने में वह नाली लाल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी के मासिक धर्म की वजह से ऐसा होता है। मंदिर का हर कोना आज भी प्राचीन काल का मालूम होता है। यहाँ की चमकती शिलाएं कुछ अलग होने का एहसास कराती हैं। आप मंदिर की लाइन बिल्कुल न तोड़ें। अगर आपने ये सोचा कि इस लाइन से बाहर आकर दर्शन कर लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि लाइन सीधा गर्भगृह तक जाती है। बाहर जाने पर गर्भगृह तक जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद मैंने नीचे एक तालाब तक का रास्ता तय किया। मुझे बताया गया था कि वहाँ विशाल कछुए हैं, हालांकि मुझे तालाब में वे दिखे नहीं। तालाब की सैर के बाद मैं वापस मंदिर की ओर बढ़ा और फिर बाहर आकर एक जगह लंच किया। यहाँ एक बार पैसे देकर भरपेट खाना खाने की सुविधा थी। एक चीज़ जो मुझे बहुत अखर रही है यहाँ पे, वो ये कि इस मंदिर में 2 लाइनें बनती हैं। एक बनती है स्पेशल टिकट के नाम पर, इसका शुल्क जो है 501 रुपये है। तो उस टिकट को लेने वाले लोगों के लिए अलग लाइन बनती है और उनको जल्दी से एकदम उनको दर्शन मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल टिकट वालों की जो लाइन होती है उनको टाइम लगता है। मैं देखिए सुबह 8 बजे लगा था और 2 बजे मैंने दर्शन किए हैं। मतलब कितना वक्त निकल गया इस बीच में। तो मंदिर प्रबंधन को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि धन तो देखिए ऐसी चीज़ है कि भक्त लोग चढ़ाते ही हैं मंदिर में, और हम सभी अपनी श्रद्धा से अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी बन पड़ता है वो चढ़ावा देते हैं। लेकिन इस 501 रुपये की प्रक्रिया से एक भेदभाव की खाई यहाँ खड़ी हो रही है और मैंने उसको देखा है। खाना खाकर मैं नीलांचल पहाड़ी के शिखर की ओर बढ़ने लगा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का दूर तक नज़ारा दिखाई देता है। पवित्र चट्टान करके जगह है। यह वह पवित्र चट्टान है जहाँ सदगुरु स्वामी निगमानंद परमहंस देव को 1905 में निर्विकल्प सिद्धि मिली थी। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और निश्चित ही पवित्र शिला होगी यहाँ पर, उसके लोग दर्शन कर सकते हैं।
साथियों देखिए सामने ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और उसके उस तरफ आप एक व्यू देख सकते हैं शहर का। और आई थिंक वो भी कोई गवर्नमेंट का की बिल्डिंग है जो सामने आप देख रहे हैं, विधानसभा होगी या कोई और बिल्डिंग। और यहीं पे प्लेनेटोरियम भी है। और ये देखिए पूरा एक जो व्यू है आपको मिल रहा है जब आप इस मंदिर कामाख्या मंदिर से जब ऊपर आप चढ़ के आते हैं इस मंदिर के लिए। अभी मैं नाम आपको दिखाता हूँ। तब आपको कई व्यू पॉइंट दिखते हैं अलग अलग जगहों पर। 3-4 व्यू पॉइंट मुझे अभी तक दिख चुके हैं यहाँ पे बाकायदा बनाया गया है। देखिए ऐसे इस तरह से व्यू पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे, तो आप खड़े होकर व्यू ले सकते हैं एक शहर का। तो मैं जो यहाँ से जो शहर का व्यू ले रहा हूँ वो इस तरह का है। और नदी में बोट खड़ी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि बीच में पेड़ भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और एक तरह से दूर तक फैली हुई आपको घाटी दिखाई दे रही है। यहाँ ऊपर कामाख्या मंदिर की तरह ही हूबहू एक और मंदिर बना हुआ है। इस क्षेत्र में जो भी मंदिर हैं सभी की बनावट पर आपको कामाख्या मंदिर का प्रभाव ज़रूर दिखाई देता है। ये तो पूरा का पूरा कामाख्या मंदिर की ही कॉपी था। नीलांचल हिल पर बना हुआ है भुवनेश्वरी टेम्पल। मेघालय में तो मुझे वॉशरूम के पैसे बहुत देने पड़े थे, बट यहाँ पे आपको जगह जगह मुफ्त शौचालय दिखाई दे रहे हैं। गुवाहाटी में और आसाम में तो सही बात है, शौचालय जो है वो कई बार जो नगर निगम होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो मुफ्त रहें। दिल्ली के नींबू तो अलग तरह के होते हैं, गोल गोल। और ये जब मैं शिलोंग गया था मेघालय, वहाँ पे नींबू बड़े थे, संतरे छोटे दिखे मुझे। हाँ हाँ, संतरे छोटे थे, हाँ नींबू बड़े थे, वहाँ गोल थे। लेकिन यहाँ पे नींबू जो है हाँ, अभी पीछे होटल में मुझे नींबू दिया गया और मैंने समझा कि वो खीरा दिया गया है। मैंने उसको चबा लिया और जब चबाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो तो नींबू है। तो ये यहाँ पे नींबू पानी पीते हैं और यही नींबू है, स्वाद तो वही नींबू जैसा ही है, खाली बनावट अलग है, कमाल है। ये है गुवाहाटी का नींबू। फिर आइए भैया एक गिलास पिलाइए जरा। कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद तय किया उमानंद मंदिर जाने का। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर स्थित है। कामाख्या मंदिर से इसकी दूरी 7.5 किलोमीटर से ज्यादा है। बस में आप 10 रुपए की टिकट देकर यहाँ आ जाते हैं, सिर्फ आधे घंटे में। बस आपको जहाँ छोड़ती है वहाँ से आपको फेरी सेवा मिलती है जो आपको उमानंद मंदिर के आइलैंड तक लेकर जाती है। आप मंदिर और दूसरी जगह घूमकर किसी दूसरी फेरी से लौट सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी फेरी की टिकट 20 रुपये है, लेकिन प्राइवेट फेरी की टिकट 200 से 300 रुपये की है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सरकारी फेरी बंद हो चुकी थी। अब एक ही प्राइवेट फेरी बची थी जिसका प्रोग्राम पहले उमानंद मंदिर तक जाने का था, लेकिन पैसेंजर कम होने की वजह से यह प्लान बदल गया। अब मेरे पास इस फेरी में बैठकर ब्रह्मपुत्र घूमने का ऑप्शन था। दोस्तों उमानंद मंदिर की जो यात्रा थी जो बीच में आइलैंड पर है वो तो नहीं हो पाएगा। इन्होंने जो इनके मास्टर हैं बोट के उन्होंने मना किया है क्योंकि अभी यहाँ पे रात भी हो चुकी है और 5:30 बजे यहाँ पे रात गहरा जाती है। तो मैंने तय किया है कि एटलीस्ट जो बोट का सफ़र है वो तो मैं कर ही लूँ और इसलिए मैंने ये टिकट लिया है। यहाँ पर देखिए ये फेयर है 250 रुपये का, 1 घंटा ये लोग घुमाएँगे ब्रह्मपुत्र के अंदर और मैंने भी वही तय किया है। चलिए एटलीस्ट ये तो किया जाए, बाकी कल ट्राई करेंगे फिर से एक बार मंदिर का अगर हो पाया तो, बट ये सफ़र किया जाए पहले। चलने के बाद फेरी लगभग 1 घंटे तक ब्रह्मपुत्र नदी में घुमाती रही। इस दौरान कुछ लखनऊ वाले मिले, कुछ पंजाब वाले। फेरी में गानों की धुन और दूर तक फैला ब्रह्मपुत्र का पानी शाम को यादगार बना गया। सामने एक चमकता शहर था और पास में खामोश ब्रह्मपुत्र। अगले दिन शुरू होने वाला था देश के सबसे लंबे रोपवे का सफ़र। उमानंद मंदिर भी इस दिन के सफ़र में शामिल रहा। गुवाहाटी के पहले दिन की यात्रा यहाँ समाप्त हुई। व्लॉग पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।